गुड मॉर्निंग। हम लोग ने पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव और यूनियन लेजिस्लेचर को पढ़ा और आज हम लोग यूनियन जुडिशरी को स्टार्ट करेंगे विद सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 में प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बताता है Supreme Court of India shall consist of a Chief Justice of India and 33 other judges। ये नंबर लगातार बढ़ता रहा है। 2019 में नोटिफिकेशन इशू करके टोटल नंबर ऑफ जजेस फिलहाल जो 34 है, इससे पहले 31 होती थी। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन इशू करके इसको 34 कर दिया। तो अभी टोटल जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट में वो है 34। ये जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे और कौन करेगा? एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हर जज को अपॉइंट करता है आफ्टर कंसल्टेशन विद अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट and of high courts also। तो प्रेसिडेंट जो है वो किसी जज के अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो कंसल्ट करेंगे ही, वो हाई कोर्ट के जजेस को भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर उनको ये जरूरी लगता है। ठीक है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड ऑल्सो बी कंसल्टेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये पहले प्रोविजन से जो हम लोग को मालूम होना चाहिए स्ट्रेंथ क्या है और उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। एक, इसके अलावा जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी कोई टर्म नहीं होती। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द टर्म ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोई टर्म नहीं होती है, एक बार ही अपॉइंट हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तो दे होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। जब तक वो 65 इयर्स की एज अटेन नहीं करते तब तक वो ऑफिस होल्ड करेंगे। इससे पहले हटने का उनको एक तरीका है कि वो रिजाइन कर दें। अगर वो रिजाइन करते हैं तो दे शुड एड्रेस देयर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन एड्रेस कर सकते हैं और इसके अलावा उनको रिमूवल भी हो सकता है। The judges जो होते हैं of Supreme Court, they can be removed from their office before the attainment of 65 years of age on the grounds of proved misbehavior and incapacity। proved misbehavior और incapacity के ग्राउंड पर उनका रिमूवल हो सकता है। क्योंकि टर्म proved misbehavior है तो ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर जो है उसके लिए इसको प्रूव होना जरूरी है। इसका एक प्रोसीजर है कि जजेस का रिमूवल कैसे होगा। तो रिमूवल का प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। उस एक्ट के अकॉर्डिंग अ रिजोल्यूशन रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। वो लोकसभा राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। अगर लोकसभा में आ रहा है तो उसको 100 मेंबर्स सपोर्ट चाहिए और अगर राज्यसभा में तो 50 मेंबर्स। जिस भी हाउस में वो आएगा वहां पर जो चेयरमैन या स्पीकर है वो एक 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी सेटअप करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस या फिर कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट होते हैं 3 जजेस। वो 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी उन चार्जेस की इंक्वायरी करेगी और एक चार्जेस आर फिक्स्ड। देन द रिजोल्यूशन इज moved into the parliament। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से वो रिजोल्यूशन 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा एंड देन इट इज टू बी असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये प्रोसीजर है फॉर द रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जजेस का रिमूवल इस प्रोसीजर से हो सकता है। याद में रखना है ग्राउंड्स प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में इसका प्रोसीजर होता है और रिजोल्यूशन किसी भी हाउस में आ सकता है। दोनों हाउसेस से 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा और
प्रेसिडेंट उसको साइन करेंगे, तभी किसी जज का रिमूवल पॉसिबल है। एक, इसके अलावा जज कौन बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? तो क्वालिफिकेशन टू बी अ जज इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए सिटीजन ऑफ अ पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नंबर 1। इसके अलावा दैट पर्सन मस्ट हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years, 5 साल कम से कम किसी भी हाई कोर्ट में जज रहे हो, और 2 or more हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन। ठीक है, 5 साल कम से कम किसी भी हाई कोर्ट में जज रहे हो, और फॉर एटलीस्ट 10 years has been an advocate इन एनी हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक वो प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट है, कोई बड़े कानूनविद हैं इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की नजर में बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं, ऐसे किसी को भी सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट किया जा सकता है। एक बारी जज बन जाएं और उसके बाद रिटायर हो जाएं, तो वो पर्सन हु हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट shall not plead or act in any court or before any authority within the territory of India। फिर किसी कोर्ट में या किसी अथॉरिटी के सामने प्लीड नहीं कर सकते हैं, कोई और वकालत जैसा काम वो नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इंडिया में सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफिकेशंस हम लोग ने देखी। एक बार जो सुप्रीम कोर्ट में जज हो जाते हैं, फिर वो कहीं और पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के से रिलेटेड हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे, जैसे एडहॉक जजेस, टेम्परेरी जजेस। अगर कभी भी कोरम रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन द सेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट फुलफिल, अगर ऐसा कोरम पूरा नहीं है टू कैरी आउट अ सेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तब ऐसे मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाने के लिए जजेस नहीं है, तो सीजेआई क्या कर सकते हैं? विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन ले लेंगे, और उसके बाद हाई कोर्ट के किसी जो चीफ जस्टिस होंगे उनसे कंसल्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के किसी जज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के तौर पर अपनी सर्विसेज दें। तो विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो पर्टिकुलर हाई कोर्ट जहां से भी उनको जज को बुलाना है, कैन रिक्वेस्ट अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर हिज सर्विसेज इन सुप्रीम कोर्ट। तो किसी भी जज को हाई कोर्ट से एडहॉक जज टेम्परेरीली उनको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा सकता है। ये उन जज की ड्यूटी होगी कि वो प्रायोरिटी बेसिस पर अपने सारे काम छोड़ करके और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट करें। ठीक है, तो ये एक ये, और हम लोग ने क्वालिफिकेशन पीछे देख लिए,
एडहॉक जज उसी को बनाया जाएगा हु इज ड्यूली क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो क्वालिफिकेशन पूरी करते होंगे, उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। एक एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट हो सकती है। एक्टिंग चीफ जस्टिस की अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो एक्टिंग चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हो सकती है। अगर ऐसे ही कोरम पूरा ना हो तो रिटायर्ड जजेस को बुलाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ये सब चीजें, सुप्रीम कोर्ट की सीट जो है वो दिल्ली में होगी और एट एनी प्लेस डिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कोई और प्लेस डिसाइड करेंगे तो वहां पर होगी। सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और उसको पावर है कि वो पनिश करे फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। अपनी अवहेलना पर वो किसी को भी पनिश करने की पावर रखता है। तो वो कोर्ट, वैसे नॉर्मली इंडिया में दो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये प्रोविजंस जो है वो थोड़े से ध्यान में रखने हम लोग को कि सीट उसकी दिल्ली में होती है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो ये है कि अगर सीजीआई कोई और दूसरी सीट तय करे तो वहां पर भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड इट हैज द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। इसके बाद हम लोग ये सुप्रीम कोर्ट के कॉम्पोजिशन और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीजें, फिर आता है मैटर ज्यूरिसडिक्शन का। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग टाइप या काइंड में डिवाइडेड है। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन हो सकता है नंबर 1 ओरिजिनल। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो होता है, एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते चलेंगे ज्यूरिसडिक्शन को। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है जब डायरेक्टली केस सुप्रीम कोर्ट में आ जाए, मतलब कहीं और ना गया हो, वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करता है इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। अगर भारत सरकार और किसी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है तो वो डायरेक्टली कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज होगा। अगर बिटवीन सेंटर एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर, अगर एक पार्टी हो सेंटर और उसके साथ कोई और स्टेट और दूसरी तरफ एक से ज्यादा स्टेट्स हो, और तीसरा अगर कोई डिस्प्यूट हो बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट है उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है। ये मैटर लोअर कोर्ट हाई कोर्ट में न जाकर के सीधा कहां जा सकते, सुप्रीम कोर्ट। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है वो इधर उधर कहीं से नहीं, डायरेक्टली आएगा। और इनको पढ़ने पर हमें पता चलता है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इज एक्सरसाइज इन डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। कुछ ऐसे मैटर्स भी हैं विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन से ऐसे मैटर हैं विच आर excluded from original jurisdiction of Supreme Court? कुछ मैटर्स होते हैं जिसमें जो ऐसे तो होंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच के झगड़े होंगे, लेकिन उसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज नहीं होता है। वो मैटर्स हैं जैसे कोई भी ट्रीटी, एग्रीमेंट और एंटिटी मेड बिफोर 26 जनवरी 1950। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट होने, लागू होने से पहले का अगर कोई ट्रीटी, एग्रीमेंट, एंटिटी है, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगा, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा मैटर विच इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
waters of interstate rivers. नदी जल बंटवारे का अगर कोई मामला दो और उससे ज्यादा स्टेट्स में है, आर्टिकल 262 क्लियरली कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा। नंबर 3, कोई भी डिस्प्यूट रिलेटेड टू आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, अगर सेंटर और स्टेट्स के बीच में फाइनेंसेस का बंटवारा हो, तो अगर कोई भी मैटर रिलेटेड टू आर्टिकल 290, कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे पेंशन का बंटवारा जो है वो, ये सारे मैटर्स जो हैं आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते तो फिर इनको रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो ऑल दीज मैटर्स आर टू बी रिजॉल्व बाय मींस ऑफ ट्रिब्यूनल्स। ये मैटर्स ट्रिब्यूनल्स के थ्रू डिसाइड करे जाते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज नहीं होता है। ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 131 में होता है। ठीक है, तो पहला जो ज्यूरिसडिक्शन है वो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, वो सेंटर और स्टेट्स के बीच के जो झगड़े होते हैं वो आता है। नंबर 2 जो होता है दैट इज एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन अपील से बना है। अपील का मतलब होता है जब केस किसी लोअर कोर्ट में जाए और फिर उससे ऊपर और उससे ऊपर लगातार अपील करते हुए जब हायर कोर्ट्स में जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो हम लोग को 3-4 आर्टिकल्स में होता है। 132, आर्टिकल 132, आर्टिकल 133 एंड आर्टिकल 134। 132 में होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। अगर कभी भी हाई कोर्ट ये सर्टिफाई करे किसी केस में कि ये मैटर इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ विच रिक्वायर्स an interpretation of a particular provision of constitution, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन का मैटर है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी अंडर आर्टिकल 132। 132 में ये पावर दी है कि हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि उसमें कोई ऐसा मैटर है जो जहां संविधान के किसी प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन की बात है, तो वो इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो मैटर कैन बी टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट। दूसरा होता है सिविल केसेस में। सिविल केसेस में पहले 1972 से पहले 20,000 रुपए की लिमिट थी। अगर कोई मैटर 20,000 रुपए से ज्यादा वाला है तभी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो सकता था, लेकिन 1972 में 30th अमेंडमेंट एक्ट से ये लिमिट जो थी 20,000 रुपए की वो हटा ली है, और अब कोई भी मैटर जिसमें सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर हो, सिविल केसेस में अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करी जा सकती है। तीसरा मैटर होता है क्रिमिनल मैटर। क्रिमिनल मैटर में या तो हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे तब आप अपील कर सकते हैं, और या फिर अगर हाई कोर्ट ने किसी लोअर कोर्ट के फैसले को पलटते हुए किसी भी ऐसे आदमी को जिसे लोअर कोर्ट ने छोड़ दिया था उसकी सजा को बदलते हुए उसको डेथ सेंटेंस दे दिया है, तो क्रिमिनल मैटर्स में अपील हो सकती है इन सुप्रीम कोर्ट। ये 3 मैटर होते एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल केसेस एंड क्रिमिनल मैटर्स। इसके अलावा आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव की बात होती है। कोई भी मैटर हो जो कहीं पर भी चल रहा हो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई से कोर्ट में हो, सिविल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, क्रिमिनल हो, कोई सा मैटर हो, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको एडमिट कर लेता है बाय स्पेशल लीव पिटीशन, तो वो मैटर उस लोअर कोर्ट से सीधा वहां पहुंच जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर सकता है
चाहे उसमें जजमेंट आया हो चाहे जजमेंट ना आया हो, पेंडिंग हो या जजमेंट आ गया हो, उस मैटर को अपने पास बुला सकता है विद फ्रॉम एनी कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय ग्रांटिंग स्पेशल लीव। तो उसके लिए स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करनी पड़ती है। स्पेशल लीव पिटीशन एडमिट हो जाए तो वो मैटर लोअर कोर्ट से उठ करके सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाएगा। इस याद ये रखना है, हम लोग कह रहे हैं कि फ्रॉम एनी कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मिलिट्री कोर्ट के डिसीजन में इंटरफेयर करने की राइट नहीं होता है, इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आर्टिकल 137 जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन हम लोग को बताता है। रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो अपने ही किसी डिसीजन को रिव्यू करे, तो वो रिव्यू पिटीशन फाइल करके अपने ही किसी डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। इट मींस द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इटसेल्फ। अपने ऊपर ही बाइंडिंग नहीं है, बाकी सारे कोर्ट्स को उसकी बात माननी पड़ेगी। इसके अलावा एक आर्टिकल 143 भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 143 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी होगा। सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है किसको? टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दो अलग अलग मैटर्स पर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। वो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप ही किसी को भी कभी भी एडवाइस दे देगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस जो है वो तब देगा जब उनसे ओपिनियन मांगा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 143 में होता है। उसका क्लॉज 143 का क्लॉज 1 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट उनसे कभी भी किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पर ओपिनियन मांगेगा, इट इज ऑब्लिगेट, किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, तब सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन देना कंपलसरी है। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स सजेशन इन केस ऑफ आर्टिकल 143 क्लॉज 1। बट इन क्लॉज 2 हम लोग ने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में एक्सक्लूजन की बात करी थी कि कुछ मैटर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वहां पर 131 से जो मैटर्स एक्सक्लूडेड है, treaties, entities और agreements made before 26 जनवरी 1950, अगर उससे रिलेटेड कोई मैटर है तब सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूडेड फ्रॉम 131, आर्टिकल 131, तो उस समय पर सुप्रीम कोर्ट इट इज नॉट, सुप्रीम कोर्ट को अपना जजमेंट देना वहां पर जरूरी नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन याद रखेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है। रिट ज्यूरिसडिक्शन हम लोग ने आर्टिकल 32 में पहले ही पढ़ लिया। तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ने उसका